अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे आपके सामने यहाँ लिखा होगा हैंड आउट 15 इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इस हैंडआउट को जब हमने प्रिपेयर किया था तो उसमें बाय मिस्टेक कुछ सवालात जो हैं वो चैप्टर 14 से भी इसमें ऐड हो गए थे। तो आज की इस लेक्चर में चैप्टर 14 के जो जो सवालात इस हैंडआउट में है वो हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और फिर अगले लेक्चर में 15 के जब हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे तो उनके वोल्ट मीटर और इनकी शॉर्ट टेक्निक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इस हैंडआउट में मौजूद चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो जो एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ताल्लुक जो है वो चैप्टर नंबर 14 से है। तो इसमें कहा जा रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, हमें उसको पहचानना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हवाले से। ए में कहा जा रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की बात हो रही है, फील्ड ऑफ इंडक्शन की बात हो रही है, इज अ मेजर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू इट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बिल्कुल नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया होते हैं, ए इज द करेक्ट। बी में कहा जा रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म अ क्लोज कर्व। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन जो होती है, मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो क्लोज कर्व होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है इनसाइड अ मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ पोल। याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, जबकि मैग्नेट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। जबकि यहां क्या कह रहा है, इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की बात हो रही है, इट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर तो डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, नॉर्थ से साउथ तो नहीं होती। सी तो गलत है, हमें आंसर अपना मिल चुका है। और डी में कह रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस फोर्स नेवर कट इच अदर। मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो फोर्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो सी है। इसके बाद ये 15 से रिलेटेड है, 15 से रिलेटेड हाँ, नंबर 5 जो है ये बाकायदा 14 का सवाल आ गया। अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट आई इज नियर अ लॉन्ग वायर ऑल्सो कैरिंग करंट आई एज शोन इन द फिगर। हमें कहा जा रहा है एक लूप है जिससे जो है वो करंट आई गुजर रहा है और इसके बाद जो है वो आई जो है वो मौजूद है, द लूप व्हील। अब दोनों के बारे में बताना है। ए में कह रहा है रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर, मूव टुवर्ड्स वायर, रिमेन स्टेशनरी, मूव अवे फ्रॉम वायर। तो अब देखो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, जब दो कंडक्टर से करंट सेम डायरेक्शन में गुजरता है दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, क्यों अट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह पूरी उस लेक्चर में बताई हुई है। तो सिंपल इस डायग्राम में आपको पहचानना था, सेम डायरेक्शन है तो मूव टुवर्ड्स द वायर, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। नंबर 6 वही 15 का सवाल है, 15 के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर 7 जो है बाकायदा उसका चैप्टर 14 का सवाल है। न्यूट्रॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड बी इन डिफरेंट डायरेक्शन विद सेम स्पीड V, which of the following statement is true। हमें कहा जा रहा है न्यूट्रॉन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है डिफरेंट डायरेक्शन में और इसकी स्पीड जो होती है वो सेम होती है। which of the following statement is true, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ए में कहा जा रहा है नो फोर्स एक्ट ऑन द न्यूट्रॉन, बी में कहा जा रहा है फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन बी एंड वी इज 90, सी में कहा जा रहा है फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन बी एंड वी इज 60, डी में कहा जा रहा है फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन बी एंड वी इज 0। हमें कहा जा रहा है न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, अब वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से दाखिल हो तो इसके ऊपर फोर्स तो कोई अप्लाई नहीं होगी, चार्ज तो होना जरूरी है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये ट्रिक थी, तो ए इज द करेक्ट आंसर, नो फोर्स एक्ट ऑन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगला सवाल हम देखते हैं पीछे हैंडआउट में, कोई 15 के हैंडआउट में हमारा 14 का सवाल जो है वो छुपा हुआ हो, तो बिल्कुल हमारा 14 का सवाल छुपा हुआ मौजूद है। ए, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूविंग in a magnetic field 0.5 Tesla with velocity 10, force experience is। तो हमें बताना है फोर्स के बारे में, तो फॉर्मूला हमारे पास है F बराबर होता है QVB sin थीटा। अब यहाँ एंगल का जिक्र नहीं है तो आप इसको 90 ही मानोगे,
याद रखना, देखो क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। फोर्स के बारे में बताना है, तो एंगल का जिक्र नहीं है तो 90 कंसीडर करो, क्यों हमारे पास 1 है। वैसे आइडियली इस सवाल में एंगल का जिक्र होना चाहिए। वेलोसिटी हमारे पास 10 है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 है, 10 और ये 1 है। ओके, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया और 5, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 न्यूटन हमारे पास आंसर है। ये 15 का ही है। ओके, 11 की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटा इंटर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, देन हमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहे हैं। हमें कहा जा रहा है देन ए में कहा जा रहा है कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम इग्नोरिंग द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। बी में कहा जा रहा है दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधे सीधे चले जाएंगे। सी में कहा जा रहा है कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व देन द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर्व होगा। डी में कहा जा रहा है पाथ ऑफ प्रोटॉन इज मोर कर्व, प्रोटॉन का जो कर्व होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखो इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, E बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे। E बाई एम बराबर होता है V/BR। अब जो वो कर्वेचर का ताल्लुक किससे है, रेडियस से, तो मैं रेडियस को अलग कर देता हूं, बाकी तमाम चीजों को अलग कर देता हूं। R को यहां ले आया, M को वहां लेकर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पर है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम मोमेंटम के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। मोमेंटम सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है। मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी सेम होता है। इसका मतलब दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी, दोनों का कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अलबत्ता अगर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम। कर्व पाथ जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होगा, इग्नोरिंग द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। सेंस ऑफ रेवोल्यूशन को इग्नोर करें, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि मोमेंटम सेम कहा। अगर इसी सवाल में, अब देखो इस सवाल की बेस पर बहुत सारे बात बन सकती है। अगर वेलोसिटी दोनों की सेम है, फॉर एग्जांपल कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहे हैं, तो वेलोसिटी अगर सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मास तो दोनों का सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर सवाल में कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो प्रोटॉन की रेडियस बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस बहुत कम होगी। जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका कर्वेचर कम होता है, याद रखिएगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका कर्वेचर क्या होता है, कम होता है, और जिसकी रेडियस कम होती है उसका कर्वेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, छोटे से हिस्से पे टन है। तो उस कंडीशन में अगर स्पीड सेम है, स्पीड अगर सेम है, अगर इसी सवाल में, तो कर्वेचर किसका ज्यादा होगा, कर्वेचर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की देखो रेडियस और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो रेडियस भी प्रोटॉन की ज्यादा, रेडियस ज्यादा है तो प्रोटॉन का बहुत बड़ा दायरा होगा, मतलब इसका कर्वेचर कम होगा। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बहुत ही कम है तो उसकी रेडियस भी बहुत कम होगी, रेडियस अगर बहुत कम होगी तो उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा, छोटे से एरिया पे बहुत ज्यादा टन लेगा। तो सेम यहां हमारे पास ये वेलोसिटी करके भी पूछ सकता है। इसी तरीके से जो है वो मोमेंटम सेम रखेगा तो दोनों चीजें सेम हो गई, वेलोसिटी सेम रखेगा तो कर्वेचर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, प्रोटॉन का क्या होगा, प्रोटॉन का कम होगा। लेकिन अगर रेडियस कहता है तो रेडियस प्रोटॉन की ज्यादा होगी, रेडियस जो है वो प्रोटॉन का ज्यादा होगा, जबकि जो है वो रेडियस इलेक्ट्रॉन की कम होगी। तो करेक्ट आंसर, इसमें मोमेंटम सेम था तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए था। नंबर 12, इफ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल। हमें कहा जा रहा है अगर हम किसी स्प्रिंग से करंट को गुजार देते हैं, देखो ये हमारे पास स्प्रिंग है, अगर हम किसी स्प्रिंग से करंट को गुजारते हैं, अगर हम किसी स्प्रिंग से क्या करते हैं, करंट को गुजारते हैं, तो स्प्रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो करंट यहां आया, घूम कर फिर करंट यहां आया, फिर घूम कर करंट यहां आ रहा है, घूम के करंट आया। अब देखो डायरेक्शन कौन सी है, सेम। देखो अगर इसको 3 डायमेंशनली कंसीडर करो, करंट यहां से गुजरा, फिर ये करंट यहां से गुजरा,
फिर ये करंट यहाँ से गुजरा, करंट यहाँ से गुजरा, नियरेस्ट फेस देखो डायरेक्शन सेम है, और जब दो कंडक्टर से करंट सेम डायरेक्शन में गुजरता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। ये पास पेपर में आ भी चुका है। तो यहां हमने कहा इफ अ करंट इज पास, इफ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, अगर करंट जो है हम उसे स्प्रिंग से गुजारते हैं तो स्प्रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेस होगा। इसी तरीके से नंबर 16 की हम बात करते हैं, अ करंट लूप ऑफ एरिया 0.01 meter square and carrying a current of 10 ampere is held perpendicular to a magnetic field of intensity 0.1 Tesla. The torque acting on the loop in Newton meter is, हमें कहा जाए आ करंट लूप, आ करंट लूप मतलब नंबर ऑफ टर्न जो है वो 1 है और एरिया हमें दिया गया 0.01 मीटर स्क्वायर, करंट गुजार रहा है 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो दी गई है 0.1 टेस्ला। अब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेशन में हम परपेंडिकुलर ही रखते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज, तो हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा टॉर्क बराबर होता है BINA, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अब देखो भाई नंबर ऑफ टर्न तो मैंने यहाँ 1 रख दिया, करंट हमारे पास जो इस सवाल में है 10 है, यहाँ मैंने I की जगह 10 रख दिया है, और एरिया हमारे पास जो है वो 0.01 है। ओके, एरिया हमारे पास जो है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है, ये भी कर लिया। BINA, I भी हो गया, नंबर ऑफ टर्न, एक मिनट, I हमारे पास कितना था 10, ओके देखो, और मैग्नेटिक फील्ड दी गई 0.1, तमाम की वैल्यू पुट कर ली। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड 0.1 दी गई है, करंट 10 दिया गया है, आ लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न मैंने 1 रखा है और एरिया 0.01 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आना चाहिए। ओके, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए 0.01, टॉर्क का आंसर क्या होगा न्यूटन मीटर में 0.01 इज द राइट आंसर। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब जो है वो रिमेनिंग सवाल इस चैप्टर में जितने भी हैं, चैप्टर 15 के थे, तो इस हैंडआउट में जितने भी सवालात हमारे थे 14 से वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अगला लेक्चर जब 15 के हवाले से होगा तो हम इनमें 15 के तमाम सवालात को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।